अरे किंजल छोड़ ये सब, ये तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें ऐसी हालत में झुकने के लिए मना किया है ना। तो क्या हुआ जेठानी जी, आप अकेले भी तो सारे घर का काम करती हैं। अगर मैं एक वक्त झाड़ू लगा भी दूंगी तो क्या हो जाएगा? सारी मेहनत आप अकेले ही करेंगी क्या? तो तुम भी कौन सा कम मेहनत करती हो? सारा दिन माँ जी के साथ लकड़ियों का सामान बनाकर तैयार करती हो, फिर उसे बाजार में बेचती हो। अच्छा ला, अब ये तू मुझे दे दे। तुम थोड़ी देर जाकर आंगन में बैठो, कभी कभार तो इतनी अच्छी धूप खिलती है। बड़ी बहू एकदम ठीक कह रही है बहू, सारा दिन तू मेहनत करती है और वैसे भी ऐसी हालत में ज्यादा काम करना ठीक नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है अपने बेटों से शादी करवाकर मैंने तुम दोनों की जिंदगी तो नहीं खराब कर दी। नहीं माँ जी, आप देखना, एक दिन उन दोनों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। चलिए अब बाजार चलते हैं सामान बेचने। ये कहकर पूजा अपनी सास के साथ लकड़ी का सामान लेकर बाजार चली जाती है। अनीता और पूजा दोनों के पति एक नंबर के शराबी थे। पूजा गर्भवती थी, लेकिन फिर भी अपनी सास के साथ लकड़ी का सामान बेचकर घर खर्च चलाती थी। आइए आइए, लकड़ी के सुंदर सुंदर खिलौने, टोकरी और लकड़ी के चकला बेलन और भी सामान ले जाइए। सस्ते दामों पर बढ़िया चीज ले जाइए, आइए आइए। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक सिर्फ 100 रुपए की ही कमाई हो पाई है। चलो घर चलते हैं, नहीं तो अंधेरा हो गया तो घर पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी। दोनों सास बहू सर पर टोकरी उठाए ठंड में कपकपाते हुए घर पहुंच जाती हैं। तभी सरला के दोनों बेटे किशोर और माधव भी वहां आ जाते हैं। अरे आ गए तुम दोनों? लाओ पैसे दो, हम दोनों को शराब पीनी है, शराब। नालायक, तुम दोनों को शर्म तो आती नहीं। अरे किशोर, तू तो घर का बड़ा बेटा है, तेरी एक बेटी है, फिर भी तू सारा दिन शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। तुझ पर कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? और माधव, तेरी पत्नी गर्भवती है, लेकिन फिर भी तू है कि इस हालत में उसे काम पर भेज रहा है। नहीं आती हमें शर्म, लाओ अब पैसे दो हमें। माधव अपनी पत्नी के हाथ से वो 100 रुपए छीनता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद उनके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे सेठ जी, आप इस वक्त? हाँ चलो, मेरा मकान खाली करो, ये घर मैंने इन भाई साहब को बेच दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ तो हम रहते हैं ना। पिछले 4 महीनों से तुम लोगों ने घर का किराया नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें फोकट में यहाँ रहने दूं। चलो अब जल्दी से इस घर को खाली करो। लेकिन सेठ जी, हम पर दया कीजिए, बाहर ठंड हो रही है, हमारे साथ छोटी बच्ची है, माँ जी है, ऊपर से मैं भी गर्भवती हूँ, ऐसे में हम सब कहाँ जाएंगे? वो सब चिंता करने का ठेका मैंने नहीं ले रखा। जब तुम्हारे पतियों को कोई चिंता नहीं तो हम क्यों चिंता करें? थोड़ी रहम कर दीजिए सेठ जी, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? कहा ना जल्दी से खाली करो, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। सेठ किसी की नहीं सुनता। ठंड में कपकपाते हुए सास अपनी दोनों बहुओं और पोती अनु के साथ निकल पड़ती है। वो सभी ठंड से कांप रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद पूजा के पेट में दर्द होने लगता है। माँ जी, मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। संभालो बहू खुद को। माँ जी, इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? छोटी बहू गर्भवती है ना, तो इसके शरीर में ठंड आसानी से जा रही होगी। लेकिन माँ जी, ऐसे में तो इसकी हालत और खराब हो जाएगी। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी अनीता की नजर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर जाती है, जहाँ पर बड़ी सीमेंट की पाइप रखी होती है। वो पूजा को वहाँ ले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, पूजा के पेट का दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। बस थोड़ी देर और संभाल ले बहू, कुछ घंटे ही बचे हैं सुबह होने में, फिर ठंड कम हो जाएगी तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। फिर जैसे तैसे उसे कुछ देर बाद दर्द से आराम मिल जाता है। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? ना तो अब हमारे पास छत है और ना ही निवाला। लकड़ियों के सामान का काम भी सही से नहीं चल रहा, तो ऐसे में हम क्या ही करेंगे? माँ जी, हमारे पास खुद की जमीन है, तो क्यों ना हम उसी जमीन पर रहकर अपना घर बनवाएं? लेकिन वो जमीन तो पहले से ही बंजर है। हाँ, लेकिन कम से कम घर तो बना सकते हैं ना। ये तू क्या बात कर रही है बहू? हमारे पास खाने को पैसे नहीं है और तू है कि घर बनाने की बात कर रही है। माँ जी, उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। क्या मतलब देवरानी जी? मतलब ये कि जिस जंगल से हम खिलौने बनाने के लिए लकड़ियाँ लाते हैं, उसी जंगल से हम घर बनाने के लिए भी लकड़ियाँ ले आएंगे और अपनी जमीन पर लकड़ी का घर बनाएंगे। क्या लकड़ी का घर बहू? हाँ माँ जी, पहाड़ी इलाकों में जहाँ बेहद ठंड रहती है, वहाँ ज्यादातर लकड़ियों के घर ही बने होते हैं, जो कि गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। हाँ माँ जी, मैंने भी इस बारे में सुना। पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, फिर तो ये कोशिश हम भी कर सकते हैं। वो सभी ये जानते थे कि लकड़ी का घर बनाना आसान नहीं है, लेकिन अब इस कड़ाके की सर्दी में सर छुपाने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं होता। अब वो सभी जंगल की ओर जाते हैं और वहाँ से लकड़ियाँ उठाकर लाती हैं। ऐसे ही उन्हें सुबह से शाम हो जाती है। अब हमें कल सुबह से घर बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगली सुबह वो सभी फिर से उसी जगह पहुँचते हैं।
वो चारों तरफ से लकड़ी की चार दीवारी खड़ी कर देती हैं, लेकिन तभी पूजा के पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। माजी, फिर से दर्द हो रहा है। तुझसे कितनी बार कहा है पूजा, तू ये काम रहने दे, तू जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती? नहीं दीदी, ये घर हम सबका है तो मेहनत भी तो हम सबको मिलकर ही करनी है ना। अब वो सभी फिर से काम करने में जुट जाते हैं और फिर 4-5 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। देखिए माँ जी, अब हमें इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, हमारा लकड़ी का घर बनकर तैयार हो गया, अब हम सब इसी में रहेंगे। उनका बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें उन्हें ज्यादा ठंड भी नहीं लगती। ऐसे कुछ दिन बाद एक लड़का अपनी कार से वहाँ से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर उस लकड़ी के घर पर जाती है। वो वहीं पर रुककर उस लकड़ी के घर की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। सोशल मीडिया पर लोगों को वो लकड़ी का घर काफी पसंद आता है, जिसे देख एक रोज एक आदमी वहाँ आता है। सुनिए, क्या ये लकड़ी का घर आपका ही है? जी हाँ, ये हमारा ही घर है। इसे आपने किससे बनवाया? जी ये सब हम सब ने खुद ही मिलकर बनाया है। क्या इतना सुंदर घर आप लोगों ने खुद बनाया है? जी हाँ, कुछ दिन की मेहनत से हम सब ने मिलकर इसे बनाया है। अरे वाह, क्या कारीगरी है आपके हाथों में। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं शहर का जाना माना बिल्डर हूं और ये लकड़ी का घर मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसे खरीदना चाहता हूं और उसके बदले में मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, और अगर आप ऐसे लकड़ी के और घर बना देंगी तो मैं उसके भी आपको अच्छे पैसे दूंगा। वो क्या है ना, मैं इस गांव में लकड़ी के घरों की एक अलग ही पहचान बनाना चाहता हूँ। आमतौर पर हम ये लकड़ी के घर पहाड़ी इलाकों में ही देखते हैं, लेकिन इस मैदानी गाँव में लकड़ी का घर बनाकर तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं इस पूरे गाँव में लकड़ी के घर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि गाँव शहर से ज्यादा दूर नहीं है और शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ दिन के लिए यहाँ आकर शांति पाना चाहते हैं। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होती हैं। अब वो सभी मिलकर कुछ ही महीनों में लकड़ी के घर बनाकर तैयार कर देती हैं, जिसके बदले में उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। उनकी गरीबी दूर हो जाती है, लेकिन वो अभी भी खुशी खुशी अपने लकड़ी के घर में ही रहते हैं। अस्पताल में बेटी को जन्म देने के बाद 18 साल की कुंवारी लड़की अपनी बेटी को वहीं पर छोड़कर भाग गई। नर्स सुषमा ने आकर देखा कि नवजात बच्ची जमीन पर सोए हुए रो रही थी। बेचारी बच्ची को छोड़कर इसकी माँ भाग गई। क्या हो गया है इस दुनिया को? ठंड का मौसम था। सुषमा ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। जमीन पर उसे ठंड लग रही थी। सुषमा की गोद में गर्माहट मिलने के बाद वो चुप हो गई। सुषमा को मातृत्व का एहसास हुआ। सुषमा अभी तक मां नहीं बनी थी। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, इसीलिए उसने इस बच्ची को गोद लेने के बारे में सोचा। उसका पति सुरेश भी मान गया और दोनों ने कागजी औपचारिकता पूरी की और फिर सुषमा उस बच्ची को लेकर घर चली गई। अरे मेरी बच्ची, मेरी अच्छी बच्ची, दूध पी ले बेटी। सुषमा, भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है, हम अच्छे माँ बाप बनेंगे। हाँ जी, हम इसे अच्छे से पालेंगे, लेकिन इसका नाम क्या होगा? मेरे जहन में एक नाम है, ईशा। वाह ईशा, बड़ा अच्छा नाम है ना ईशा बेटी, मेरी अच्छी बेटी। ईशा को पाकर वो दोनों बहुत खुश थे। उनकी लाइफ कंप्लीट हो गई थी, लेकिन सुरेश का बड़ा भाई रमेश और उसकी पत्नी कुसुम दोनों खुश नहीं थे। अपना खून होता है। कहाँ अस्पताल से इस बच्ची को उठा लाई है सुषमा? तुम्हें अक्ल नहीं है? किसी को भी बेटी बना लोगी क्या? असल में उन दोनों को डर था, क्योंकि रमेश और कुसुम की एक 5 साल की बेटी थी रानी। सुरेश और सुषमा के मरने के बाद जमीन जायदाद रानी के नाम पर ही हो जाती, लेकिन अब सुरेश और सुषमा के पास ईशा आ गई है। अब प्रॉपर्टी 2 हिस्से में बढ़ जाएगी। इसी बात से रमेश और कुसुम परेशान थे और उन दोनों को देख देख कर रानी भी इसी उम्र में बड़ी चंट बन गई थी। मैं नहीं दूंगी किसी को प्रॉपर्टी, मुझे नहीं देनी, वो ईशा मेरी बहन नहीं है। कहते हैं कि बच्चे माँ बाप के ही साए होते हैं, वो माँ बाप से ही सीखते हैं। इसीलिए रानी भी अपने माँ बाप की तरह घमंडी और स्वार्थी बन गई। ऐसे ही 6 साल बीत गए और अब ईशा 6 साल की हो गई और रानी 11 साल की। ऐसे ही एक रोज सुषमा और ईशा कहीं जाने वाले थे, लेकिन ईशा ने घर पर रहने की जिद पकड़ी। उस वजह से ईशा को घर पर रखकर वे दोनों चले गए। सुरेश गाड़ी चला रहा था और अचानक से सामने से एक ट्रक आ गया और ट्रक के साथ गाड़ी की टक्कर हो गई। सुरेश और सुषमा की वहीं पर मौत हो गई। ये खबर जब घर पर आई तब सिर्फ ईशा रोने लगी। मैं क्यों नहीं गई उनके साथ? माँ बाबा के बिना मैं जीकर क्या करूंगी? रानी मन ही मन सोचने लगी। हाँ तो तू भी मर जा, हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। रमेश और कुसुम भी यही सोच रहे थे। दोनों आपस में बात करने लगे। कुसुम, अब दोनों नहीं रहे, बस रानी को रास्ते से हटाना पड़ेगा।
हाँ हाँ हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तभी पुलिस सुरेश और सुषमा की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद घर ले आई। नन्ही ईशा अपने माँ बाप की लाश से लिपटकर खूब रोने लगी, लेकिन तभी कुसुम ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, हट परे, तेरे ही बुरे कर्मों के कारण आज ये हुआ है। मैं तो पहले ही मना करती थी दोनों को इस पाप को घर में मत लाओ, लेकिन वो दोनों मेरी बात सुनते तब ना, अब भुगत लिया अंजाम। दरवाजे पर खड़ा इंस्पेक्टर अर्जुन उनकी ये सब बातें सुन रहा था। ईशा के प्रति उन लोगों का ये व्यवहार देखकर अर्जुन को कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए उन दोनों का अंतिम संस्कार होने के बाद अर्जुन ने रमेश से कहा, देखिए, ईशा के माता पिता की मौत के बाद उसके ताया ताई होने के नाते उसे पालने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। ये बोलकर पुलिस चली गई। रमेश और कुसुम सोच में पड़ गए, अब इस कांटे को भी रास्ते से हटाना होगा, लेकिन अगर हमने इसको मारा तो सबको हम पर शक हो जाएगा। देखा नहीं वो इंस्पेक्टर हमें कैसे घूर घूर कर देख रहा था। तभी रानी ने कहा, लेकिन उसकी मौत अगर किसी बीमारी से हो जाए या कोई नेचुरल डेथ हो जाए तो फिर तो किसी को हम पर शक नहीं होगा, जैसे कि बुखार या फिर ठंड से। ये सुनते ही कुसुम के दिमाग की बत्ती जल उठी। हाय मेरी बेटी, तू तो बड़ी अक्लमंद निकली। शाबाश बेटी, अभी ठंड का मौसम है, उसे हम मार नहीं सकते हैं तो क्या हुआ, ठंड तो मार सकती है ना। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कुसुम? हम उसे रजाई नहीं देंगे, उसके हिस्से की रजाई हम हमारी बेटी को दे देंगे, और हर रोज ऐसे ठंड में रात बिताते हुए उसे बुखार हो जाएगा और वो मर जाएगी। पुलिस के कहने के मुताबिक ईशा अपने चाचा चाची के साथ रहने के लिए चली आई। उसके माता पिता ने उसे अच्छी रजाई खरीद कर दी थी और अपने कमरे में रजाई ओढ़कर सो गई। देर रात को प्लान के मुताबिक रानी उसके कमरे में आई और उसे नींद से उठाया। ए ईशा, उठ उठ जा। क्या बात है रानी दीदी? ए चुप रह, मुझे दीदी मत बुला, तेरे अंदर हमारे वंश का खून नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो रानी दीदी? हाँ हाँ सच ही तो बोल रही हूँ, तुझे तो चाची अस्पताल से उठाकर लाई थी। खैर वो सब छोड़, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे तेरी रजाई चाहिए। मेरी रजाई? लेकिन फिर मेरा क्या होगा, मुझे भी तो रजाई चाहिए। नौटंकी मत कर, हमारे घर पर रहने के लिए आई है, हम तुझे रहने की जगह दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और तू मुझे एक रात के लिए रजाई नहीं दे सकती? दे मुझे। रानी ने ईशा से रजाई छीन ली। ईशा ने रोते हुए कहा, सिर्फ एक ही रात की ही बात है ना? हाँ हाँ एक ही रात की बात है, जा सो जा। रानी ईशा की रजाई लेकर चली गई और 2 रजाई एक साथ ओढ़कर सो गई। आहा, ये रजाई तो मस्त है, अब आराम से सो जाती हूँ। उधर ईशा ठंड में कांपते हुए सोई रही, उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। माँ पापा आप दोनों कहाँ हो? देखो ना, रानी दीदी ने मुझसे रजाई छीन ली, मुझे पूरी रात ऐसे ही ठंड में बितानी होगी। आप दोनों लौट आओ ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगले दिन सुबह सुबह कुसुम ने आकर ईशा पर ठंडा पानी गिरा दिया। अरे ओ राजकुमारी, उठ भी जाओ। हाँ चाची उठ रही हूँ। अरे जल्दी उठो, कितना काम है पता भी है, घर साफ करना है, कपड़े और बर्तन धोने हैं, नाश्ता बनाना है, कौन करेगा? हाँ ये सब मुझे करना पड़ेगा क्या? और नहीं तो क्या, जल्दी काम पर लग जाओ। ईशा को ये सब काम करना पड़ा। फिर रात आई, रानी दोनों रजाई ओढ़कर सो गई। ईशा उससे रजाई मांगने के लिए गई। रानी दीदी मुझे मेरी रजाई दे दो ना। नहीं देती, भाग यहाँ से। दे दो ना दीदी, रजाई के बिना मुझे नींद नहीं आएगी। तभी वहां कुसुम आ गई। अच्छा, कहाँ की महारानी हो आप? तुझे सुषमा ने अस्पताल से उठाकर लाया था, वरना ठंड में रास्ते पर ही पड़ी रहती, और अभी तुझे रजाई चाहिए है? शुक्र कर घर तो मिल रहा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा घर, मुझे नहीं चाहिए। कुसुम ने ईशा को ठंड में रात को घर से निकाल दिया। पूरी रात ईशा बाहर ठंड में पड़ी रही और उसे बुखार आ गया। सुबह एक भिखारी घर के बाहर आया और भीख मांगने लगा, लेकिन कुसुम ने उसे भीख नहीं दी। भिखारी ने देखा बेचारी ईशा घर के बाहर ठंड में बिना रजाई के पड़ी हुई है, और थोड़ी देर बाद कुसुम उसी से काम करवा रही है। तब वो भिखारी कुसुम के सामने आ गया। बहुत हो गया, अब चलो थाने। मतलब? और तू कौन है बे? तभी उस भिखारी ने अपनी दाढ़ी मूछ हटाई और फटे हुए कपड़े खोलकर पुलिस के कपड़ों में सामने आया। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन को देखकर कुसुम, रमेश और रानी तीनों डर गए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मुझे तो तुम तीनों पर पहले से ही शक हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे घर पर निगरानी रखना शुरू कर दिया था। फिर रमेश और कुसुम को जेल में भेज दिया और रानी को हॉस्टल में। उधर अस्पताल में ईशा का ट्रीटमेंट हुआ और वो पूरी तरह ठीक हो गई। उसके ठीक होने के बाद अर्जुन ने उसे अडॉप्ट कर लिया और अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश करने लगा, साथ ही उसे खूब प्यार करता। ईशा भी अब उसके साथ खुशी खुशी रहने लगी।
Thanks for watching.